लाल मिट्टी नहीं डलेगी। हाँ हाँ हाँ। अगर अगर आपकी मिट्टी लाल नहीं है, तो वो जो भी रिपोर्ट है उसके अंदर आयरन की कितनी मात्रा है उसके बेस पे ही उसके अंदर वो डलेगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी मिट्टी की रिपोर्ट टेस्ट करवाएं। जो भी आपके आसपास में कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कोई भी लैब वगैरह प्राइवेट है या सरकारी है कोई भी, उसके अंदर वो आपके 8 से 10 टेस्ट कर देते हैं न्यूट्रिशन के। तो वो आप रिपोर्ट दिखा करके और उसके बाद में उसमें कितनी कितनी मात्रा में वो ऐड होगी वो हम आपको बता देंगे। उसके हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हैं। जी राज जी, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर ये मिट्टी का सैंपल का सर वहाँ ये जो जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग होती है वहाँ पे दे दिया है। जी उसके सर जांच में सर थोड़ा टाइम लगेगा, समथिंग 15 से 20 दिन वो बता रहे थे। जी। लेकिन सर ये जो पंच महाभूत जो जांच होती है सर उसको भी पता करना था। वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे हमने उसकी जमीन की फोटो भिजवा दी थी। अ, अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। हाँ सर। पिछली बार जब आप जूम मीटिंग में सर आपने ली थी ना, जब आप जूम मीटिंग समथिंग सर 6 से 7 दिन तो पहले। उसकी रिपोर्ट आपको नहीं मिली? हाँ नहीं मिली है सर, नहीं मिली है। हाँ तो वो मैं अभी आपको मैं चेक, रिसेंट। अभी मैं उसको चेक करवा करके भिजवा देता हूँ आपको, है ना। एक बार हाँ उसमें सर मैं आपको रिसेंट। अपना हाई, हाँ एक बार दोबारा से भेज दीजिएगा ताकि वो ऊपर आ जाए। हाँ हाँ सर, जी जी, धन्यवाद। जी। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? सर ये गोवर्धन खनिज बना खाद बना के हम इधर आसपास के किसानों को दे सकते हैं ना? देखिए, अगर आपके पास में उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है जी तो वो आप खुद का आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला वो ऐसे नहीं मिलेगा आपको, है ना। जी। वो उस जैसे यूट्यूब में बताए हैं। गोवर्धन खनिज खाद आप नहीं बना सकते, उसके जैसा आप बना सकते हो। गोवर्धन खनिज खाद के अंदर काफी तरह के मिनरल्स डलते हैं, जैसे आयोनिक ग्रीन हो गया आपका, सफेद खनिज और सभी तरह की मिट्टियां वगैरह भी। और कुछ अलग से जो वो बैक्टीरिया जीवाणु हैं उनके भी कुछ सीरीज उसके अंदर एडवांस में डाली जाती हैं। तो वो आयोनिक ग्रीन आपको यहाँ इंडिया में नहीं मिलती इतनी, क्योंकि ये रसिया से मंगवाते हैं सोल में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं इसको। तो उससे क्या होता है कि जैसे वो न्यूट्रिशन जो उसमें ऐड होता है वो आपके पास में अगर अवेलेबल है तो वो तो बन सकता है, अगर नहीं है तो फिर उसको जी। नहीं आप बना सकते, उसके जैसा आप बना सकते हो। हम्म। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? सर जी ये इस बार जैसे गेहूं में बुआई के साथ ही सर हम डीपी का यूज करते हैं, लेकिन इस बार डीपी मिल भी नहीं रही है और हम खरीद भी नहीं रहे। तो ऐसे डायरेक्ट बुआई करते तो ज्यादा गेहूं गिरते हैं सीडील से। तो फिर सर गेहूं के साथ फिर और क्या मिलाना चाहिए? गेहूं के साथ जो बुआई मतलब ज्यादा भी नहीं गिरे और जैसे रहते 1 एकड़ पे जैसे 40 क्विंटल का 40 किलो का जैसा रहता है, तो वो भी गिर जाए गेहूं के साथ सीडील में। ओके। ओके पी आप सोल से ले सकते हैं, जो भी आपका बीज है उस पे मिक्स हाँ। करके उसको लगा करके बीज पे, और उसकी बिजाई कर सकते हैं आप। अ, नहीं सर तो ये खाद मतलब उसमें जैसे डीएपी मिलाते हैं तो वो क्या मतलब कि ज्यादा नहीं गिरते, मतलब कि तो थोड़े थोड़े ही गिरते हैं, और ऐसे सीडिल से करते तो वो मतलब ज्यादा मतलब पास पास हो जाते हैं। देखिए, डीएपी क्या है कि डीएपी जहाँ पे पड़ेगा वहीं से प्लांट उसको उठाएगा। अगर जड़ तो उस हाँ। तक पहुंच गई तो उठा लेगा, अदरवाइज वो ऐसे ही पड़ा रहता है, वो जम जाता जी। है। तो इसके लिए आप तोड़ने के लिए आप कुछ जबरेलिक एसिड वगैरह उसमें डाल सकते हैं। और अगर आप जी। 1-2 बार अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगा आपकी फसल में।
और सर यूरिया। यूरिया के भी इन ये जो केमिकल जितना भी है ना, उनके सबके विकल्प हैं ऑर्गेनिक में, सोल के पास में। उनके आप ऊपर से स्प्रे सर से ये, पूर्ति कर सकते हैं। हाँ ये विकल्प है, लेकिन सर ये फर्स्ट टाइम केमिकल से ऑर्गेनिक में जा रहे हैं, तो अभी उसमें नहीं इनका मतलब कोई कि थोड़ा। प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। कोई जी। उत्पादन नहीं घटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सिर्फ आप उसको टाइम पे स्प्रे कर दीजिएगा जब जिसमें जरूरत पड़े। हाँ सर, अभी ये सोल टेस्ट रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसके हिसाब से फिर सर वो पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आपके मार्गदर्शन अनुसार बनवा लेंगे, जब जी। जब जैसे जैसे चलाना है। जी। जी सर। जो ये रॉक फास्फेट डालते हैं उसके अंदर फास्फोरस होता है। हाँ। और जब ये तरह तरह की आप मिट्टियां डालोगे तो उनके अंदर वो सब चीजें, सब मिनरल्स मिल जाएंगे। उससे कोई प्रॉब्लम जी नहीं सर। आएगी। इसीलिए इनको डाला गया है कि पहले वो अणु डाल दिया जाए मिट्टी के अंदर उसको। उसके बाद में फिर उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह छोड़ेंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा फिर वो। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? सर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पीला और सफेद मिट्टी मिलता है, तो जैसे उसको डालना चाहते हैं तो उसका भी एक टेस्ट कराना पड़ेगा पहले। देखिए, जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा अपने को कि क्या उसके अंदर है और कितनी मात्रा में है, तब तक वो कोई मतलब नहीं बनता उसका डालने का। है ना? हाँ क्योंकि उसमें जी। और भी काफी चीजें होती हैं। कई बार पीएच बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे 8.5-9 पीएच की होती हैं ये मिट्टियां। तो अगर वो पता होएगा तो फिर कितनी मात्रा में वो डालना है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, और आपकी खेत की मिट्टी कैसी है उसके वो रिपोर्ट क्या है, उसमें वो कितनी मात्रा में डलेगी, वो उसको देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। अगर आप तो सर अंदाजे जो भी से ऐसे डालोगे तो वो ठीक भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये हो तो, सकता है कि अगर पीली मिट्टी है ऑलरेडी और आपने उसमें पीली और डाल दी तो वो नुकसान कर देगी। हम्म, तो इसलिए वो रिपोर्ट जरूरी है, उसको आप रिपोर्ट को करवाइए और उसके बेस पे ही आगे पूरा वो। हर एक फार्मर की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अलग रहेगी, क्योंकि सबकी स्थिति परिस्थिति, मिट्टी का स्ट्रक्चर, टेम्परेचर सब अलग अलग है। तो सभी किसान भाई ये विशेष ध्यान रखें कि कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले वो किसी भी विशेषज्ञ से बात कर ले और उसके बाद में ही उसको फॉलो करे। सर और अभी जैसे अपना छत्तीसगढ़ में कहीं अगर प्रशिक्षण होता है तो उसकी जानकारी हमको कैसे हो पाएगी? आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं, मैं अभी नया नया जुड़ा हूँ। जी, मैं अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जड़वा देता हूँ, तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। जी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी। हेलो। जी। असल में ये 1 एकड़ में गोवर्धन खनिज खाद कितना डालना पड़ेगा? वो एकड़ के हिसाब से नहीं डलता भैया, वो आपका फसल के अकॉर्डिंग डलता है। मतलब कैसे? आपने क्या फसल लगानी है, किस फसल में आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वो डलता है। उड़द के लिए क्या पड़ना पड़ेगा? स्टार्टिंग में बेसल खुराक में आप जब आप नीचे दोगे उसके अंदर तो 50 केजी तक दे सकते हैं, और 25-25 केजी करके 2 बार में आप दे सकते हैं। क्या है ना, हमारा उड़द जो होती है धान के खेत में, धान होता है धान के खेत में डाल देते हैं। उसके बाद धान कटाई होता है। हमारा जो बुआई करके बाद उड़द नहीं डालते हैं। हमारा जो धान होता है, धान के जो खड़े होते हैं उसी टाइम पर बुआई करते हैं, उसके बाद धान काटते हैं हमारा यहाँ। तो पानी कितने दिन के बाद आपका लगता है उसमें? तो पानी नहीं देते हैं हम लोग। वो जो हमारा ऊपर से ओला होता है ना, ऊपर से ओला होता है, थोड़ा थोड़ा जो आती है, ओला से हमारा हो जाता है, उड़द हो जाता है। पानी कुछ नहीं देते हम वो लोग। पानी तो आता नहीं है, नदी तो खाली सूख जाता है, तो इसलिए वो ऑलरेडी वो इतनी नमी उसके अंदर रहती है कि जरूरत नहीं हाँ पड़ती हाँ आपको देने की उसके हाँ अंदर। हाँ, और नमी होता है, नमी जो होते होने के बाद तो पड़ती है।
अगर नमी है तो उसके अंदर 25-25 kg करके 3 से 4 बार में आप दे सकते हैं, हर 15 से 20 दिन के बाद। और नवमी रोहने के बाद वो तो वो क्या है, 25 किलो हो जाएगी 1 एकड़ में। 25 kg जिस टाइम आप बिजाई करोगे उस टाइम पे आप डाल सकते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद में 25 kg फिर आप डाल सकते हैं 10 से 15 दिन के गैप में। अगर फसल आपकी अच्छी खड़ी है तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फसल आपको लगे कि कमजोर है या कलर उसका अच्छा नहीं है तो 25 kg फिर आप उसमें दे सकते हैं। वो उसकी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही उसके अंदर डोज दी जाएगी। सभी किसान भाई अपनी फसल में ये चेक करें कि किस चीज की इसके अंदर डिफिशियंसी है। जिस भी चीज की डिफिशियंसी आपको उसमें लगे सिर्फ उसी को आप दीजिए। अगर ऐसे आप डाल लेंगे तो वो आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। अगर आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन डालिए, अगर फास्फोरस की है तो फास्फोरस डालिए, पोटास की है तो पोटास डालिए, कैल्शियम है तो कैल्शियम डालिए। जिस भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आपको लगे उसी को आप डालिए। और उसकी पहचान आप करिए कि इसकी पत्ते में क्या लक्षण इसके आएंगे इसकी कमी से। तो जब वो पहचान आपको सब हो जाएगी और प्लांट फिर क्या मांग रहा है तो आपको वो समझ में आएगा, तो उसी को आप दीजिएगा। चाहे आप स्प्रे के माध्यम से उसको पूर्ति करवाइए या आप जड़ों के माध्यम से पूर्ति करवाइए, लेकिन उस न्यूट्रिशन की आप पूर्ति करवाएंगे तभी आपका उत्पादन अच्छा आएगा। और सबसे बड़ा समय, अगर समय पे आपने उसमें नहीं दिया तो फिर भी वो प्रॉब्लम करेगा। अगर समय पे आपने उसको प्रोवाइड करवा दिया तो वो अच्छे परिणाम उसके आपको मिलेंगे। लेकिन पता कैसे लगेगी डेफिशिएंसी किसकी है? वो तो फसल देख के समझ में आ जाती है, पत्ते का कलर देख करके वो उसमें आपको आ जाती है, हम लोगों को कैसे पता लगेगी? हाँ जी। आपको समझ में आ जाएगी वो, हम लोगों को कैसे समझ में आएगी? तो उसके लिए उसको सीखिए, आप समझिए। जो भी फोटो वगैरह है उसकी वो भेज करके उसमें पूछिए कि किस चीज की डिफिशियंसी उसके अंदर है, तो वो हम आपको बताएंगे कि ये इसकी डिफिशियंसी है और ये इस तरीके से आप पूर्ति कर सकते हैं। नहीं, वो पत्तियों अलग अलग कलर के पत्ते हो जाते हैं। जैसे आपकी जो फास्फोरस की डिफिशियंसी अगर होती है तो नीचे से वो बैंगनी थोड़ा कलर का हो जाता है तने के आसपास में प्लांट। और कुछ में आपका मान लो जो वो भी डिपेंड करेगा फसल के ऊपर कि कौन सी फसल में किस समय पे कौन से लक्षण होंगे। तो वो उस टाइम की स्थिति को देख करके ही वो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। में कोई उनका आप चार्ट एक वगैरह है इसका? हाँ जी। कोई चार्ट वगैरह है? कोई चार्ट वगैरह है इसका? हाँ, चार्ट वगैरह एक मिल जाएगा, वो मैं देख करके आपको भेज दूंगा ग्रुप में। थैंक यू। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? ये मोथा बहुत हो गया है फसल में, सरसों की। देखिए कोई भी अगर आप की खेत में फसल जो आपने बीजी है उससे अलग कोई भी घास आया है उसके अंदर तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी अपने आप को रिपेयर करने लग रही है। अब आप उसमें जब तक भूमि उपचार नहीं करोगे वो सब चीजें आएंगी, जैसे ही आप भूमि उपचार करोगे तो वो ऑटोमेटिक सब चीजें चली जाएंगी। ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे गोवर्धन खनिज खाद का 1 से 2 साल तक इस्तेमाल हुआ है वहां पे सभी तरह के खरपतवार वगैरह आने बंद हो गए हैं, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो गई है तो मिट्टी में फिर वो आएंगे नहीं। तो इसलिए भूमि उपचार आप करिए, मिट्टी को बैलेंस करिए और बैलेंस करने के बाद में ही आप अपनी फसल वगैरह जो भी आपको लगानी है उसको लगाइए। आपकी मिट्टी का कार्बन कम से कम 1% होना चाहिए, तब आपका प्लांट अच्छे से भोजन उठा पाएगा। आपकी मिट्टी का पीएच 7 या 7.2 होना चाहिए, तब वो अच्छा उठा पाएगा।
आपकी मिट्टी की जो ईसी है वो लगभग 0.9 होनी चाहिए, तब वो अच्छे से काम करेगी। और आपका जो टेम्परेचर है, गर्मी में आपका 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक अगर है तो उसमें प्लांट अच्छा उठाएगा। अगर सर्दी है तो सर्दी में 15 से 25 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है तो उस पे आपका प्लांट अच्छे से भोजन उठाएगा। तो आपको हर एक चीज को नोट करना है कि अभी क्या टेम्परेचर है और क्या डिफिशियंसी है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के ही आपको अपनी फसल को खुराक देनी है। और ये सब सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही प्रोडक्टों पे अगर डिपेंड रहोगे तो फिर उससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो अच्छा यही है कि आप भूमि उपचार कंप्लीट करिए और मिनिमम से मैक्सिमम उत्पादन आप उसके बाद में लीजिए। अगर आप भूमि उपचार एक साथ में नहीं कर सकते तो धीरे धीरे करके 2 साल में पूरा करिए। लेकिन भूमि उपचार ही आपको सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। हेलो भैया, जी। ये हम जैव रसायन डाल सकते हैं उड़द के ऊपर? कौन से वाला? वो कद्दू। देखिए, जो मीठा जैव रसायन है वो मैक्सिमम मिट्टी को नीचे में डाला जाता है मिट्टी में। अगर बिल्व रसायन आपके पास में है मीठा तो उसको आप डाल सकते हैं 2 ml पर लीटर स्प्रे में। वो पोटेशियम की और कैल्शियम की पूर्ति आपका जबरदस्त तरीके से करता है। बेल का। फ्लावरिंग की स्टेज पे आप खट्टा जैव रसायन 2 ml पर लीटर स्प्रे करिए तो वो फ्लावरिंग उसकी बढ़ा देगा, पौधे की ग्रोथ को वो रोक देगा। और अगर अमावस्या के आसपास में आप कड़वा जैव रसायन स्प्रे करिए 2 ml पर लीटर। वो जितने भी अंडे लार्वा कीट वगैरह के हैं तो वो सब वहीं पे ही वो कंट्रोल कर देगा उसको। तो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कड़वा इस्तेमाल करिए, फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए खट्टा इस्तेमाल करिए, और मिट्टी को अच्छा करने के लिए नीचे मिट्टी में मीठा जैव रसायन इस्तेमाल करिए। स्प्रे में अगर आप देना चाहते हो तो बिल्व रसायन सबसे अच्छा होता है। बेल तो का। उसका आप स्प्रे कर सकते हैं 2 ml पर लीटर। हमको ये 3 महीने तो ज्यादा हो जाती है, थोड़ा कम टाइम में क्या हो सकता है? मतलब कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग कट में चले जाओगे। जो चीज को बनने में जो समय लगता है वो लगेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जितना ये पुराना होगा एक बार में आप बना करके रखिए। एक बार आप बनाओगे तो 90 दिन के बाद में जितना वो पुराना होगा, इसकी एक्सपायरी डेट है 12 से 15 साल। जितना पुराना होगा हाँ। उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो वो आप 2 लीटर 5 लीटर की बजाय आप 20-30 लीटर इकट्ठा, जितनी भी आपकी लागत है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा बना के रखिए, ताकि वो आपको हर सीजन में काम आए। हाँ, ठीक है। जो भी फार्मूलेशन वगैरह हैं वो आपको टाइम से बनाने पड़ेंगे, टाइम से तैयार करने पड़ेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप एडवांस में 2 से 3 साल तक की बना के रख सकते हैं, तो उनको आप बना के रखिए। जो ऐसी है कि जिसको नहीं बना सकते तो उनको उन्हीं उसी के हिसाब से बना के रखिए। अगर आप वो सब तैयारियां नहीं करोगे और काम करने के लिए चलोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं कमी आपकी रह जाएगी। तो इसलिए पहले आप पूरी तैयारी करिए, पूरी तैयारी करने के बाद में ही फील्ड में अप्लाई करिए सब चीजों को। आधा अधूरा बीच में आप करोगे तो फिर वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे और आप फेल हो जाओगे। ये क्या ना, अभी तो हमारा उड़द लग गया है ना, उड़द तो हो गया, उसके ऊपर तो हम तो अभी। हाँ, तो वो ही है ना प्रॉब्लम, कि आपने चीजें लगा दी हैं और इलाज करने के लिए वो बाद में तैयारी तैयारी बाद में कर रहे हैं, काम पहले कर दिया है।
हाँ तो हाँ हाँ पहले सर। तैयारी करिए, उसके बाद में काम को करिए, अगली फसल के लिए तैयार कर ले अभी, ताकि अगली फसल से स्टार्ट हो सके अच्छे से, है ना। तो हाँ हाँ इसलिए हाँ हाँ। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी तैयारी करनी जरूरी है, उसका एक पूरा प्लान बनाइए कि कितने समय में किस चीज का मेरे को जरूरत पड़ेगी, कितनी मात्रा में पड़ेगी। उसके हिसाब से वो पूरा प्लान बना करके चीजों को आप तैयार करिए, और उसके बाद में ही जो आपको प्रैक्टिस करनी है उसको करिए। ये ठीक है। मैक्सिमम फार्मरों की समस्या है कि वो अ, युद्ध में पहले ही कूद जाते हैं बिना हथियारों के ही, और जब बिना हथियारों के आप मैदान में जाओगे तो फिर वो फतेह नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पहले आप तैयारी करिए, और सब चीजें जो आपको चाहिएंगी वो बना करके रखिए, उसके बाद में ही आप स्टार्ट करें। अगर आप आधा अधूरा करेंगे बीच में तो फिर वो प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं फिर वो निराशा आपको हाथ लगेगी। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, बोलिए। फूल के वक्त अरहर में पानी चला सकते हैं क्या? हाँ जी। फूलों के वक्त अरहर में पानी चला सकते हैं क्या? नहीं, अगर आपकी फ्लावरिंग की स्टेज है और हाँ आपने पानी उसमें दिया तो वो सारे फ्लावर आपके ड्रॉप कर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगी आपकी। क्योंकि हाँ। जिस टाइम वो प्लांट फूल निकालता है तो वो हम्म उपवास करता है, गगन तत्व हम्म को अपने अंदर वो बढ़ाता है, और तभी वो एक फूल का निर्माण करता है। अगर आप उस हम्म। टाइम पे उसको पानी दोगे तो वो फूल को झड़ा देगा, और खुद की ग्रोथ करने लग जाएगा, पत्तियां वगैरह टहनी वगैरह बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि भोजन क- उठाना स्टार्ट कर देगा वो। कली कली क्या अवस्था में है? एक दो एक दो फूल दिख रहे हैं कहीं कहीं पर। अगर आपको ये लगे कि उसके अंदर बिल्कुल सूख गया है खेत, तो हल्का पानी उसमें लगा सकते हैं। अगर हाँ नमी उसके अंदर है तो फिर पानी उसमें देने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कली क्या अवस्था में है थोड़ा? कली और फूल एक है ना? देखिए पानी फसल को पानी नहीं चाहिए, फसल को चाहिए नमी। हम्म अगर नमी खेत में है, मिट्टी में नमी अगर है 6 इंच हम्म। में, तो हाँ आपको देने की जरूरत नहीं है पानी। अगर छह हाँ। इंच तक की नमी नहीं है तो फिर आप उसमें पानी दे सकते हो, 6 इंच तक है नमी? लेकिन वो इतना ही आप दे कि जिससे वो बस सिर्फ नमी आए, पतला पानी। हाँ हाँ अगर कोई ऐसी स्टेज है, मान लो वो फ्लावरिंग स्टार्ट होनी होगी है शुरू, और वो बहुत हाँ ज्यादा खेत सूख गया है, तो आप हाँ उसकी वो नमी चेक करके उसके हिसाब से ही फिर आप उसमें पतला पानी लगाएं। हाँ। और अगर नमी है तो फिर उसमें देने की जरूरत नहीं है। दरारें पड़े हैं जमीन पर। हेलो। जमीन पे दरारें पड़े हैं तो वो कड़क भी हो सकती है जमीन। किस तरह की हाँ मिट्टी है वो? काली है। काली मिट्टी, हाँ वो तो कड़क है मिट्टी, वो जल्दी सूख जाती होगी, वो हम्म। फट जाती है फिर वो। तो हाँ। उसको एक बार देख लीजिएगा, अगर उसमें नमी नहीं है तो फिर वो पानी लगा सकते हैं आप। हम्म लेकिन पतला पानी लगाए, ज्यादा भर के पानी मत लगाए। हम्म। अच्छा अच्छा। जी, किसी किसान भाई का और कोई प्रश्न है? हेलो। जी। हेलो। जी हाँ बोलिए। सर, मैं पीसीबीटी से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जी। तो मिट्टी मेरी रेतीली है और भूरी है सर। जी, तो क्या करना पड़ेगा सर सब्जी के लिए? सबसे पहले तो आप मिट्टी की रिपोर्ट एक करवाइए। जी। रिपोर्ट के साथ साथ में भी आप जैव रसायन वगैरह बना करके आप रखिए, पंचगव्य आप जी बना करके रखिए। ये सब चीजें आप पहले से तैयार कर ले। सर, वो पंचगव्य की जगह जीवाणु कैप्सूल मंगवा लेते तो? जीवाणु कैप्सूल भी चलेगा। जी।
अगर पंचगव्य होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जी जीवाणु कल्चर भी अच्छा है उसको, बस वो जिसके पास में गाय नहीं है वो लोग उसको मंगा के यूज कर सकते हैं। अगर गाय हैं तो जी आप उसका इस्तेमाल करिए। गोबर गोमूत्र दूध दही छाछ घी वगैरह का जो भी उसका है गाय का। जी जी सर, वो फार्मूले पीडीएफ मिल जाएंगे? हाँ वो व्हाट्सएप नंबर में डाल देता हूँ चैट बॉक्स में अपना, उस पे आप भेज देंगे तो मैं आपको उसका वो भेज दूंगा। जी जी। और सर वो भस्म रसायन जो किट मिलता है, उसमें 2400 रुपये भी दिखाता है, 4800 रुपये भी दिखाता है। हेलो। हाँ जी। भस्म रसायन किट में बोला सर। हाँ जी। हाँ जी। वो सोल दुकान में देख रहा था, एक 2400 रुपये कुछ दिखा रहा था, एक 4800 रुपये। तो कैसा क्या है सर वो? देखिए उसके अंदर वो क्वांटिटी थोड़ी कम ज्यादा होगी, अदरवाइज चीजें वो ही हैं। जी सर। तो आपने वो खोल के देखा होगा तो उसके अंदर आपको दिखाया नहीं उसके अंदर की कितनी मात्रा में क्या है। नहीं राकेश जी, वो दे रखा है एक्स्ट्रा जो दे रखा है सिल्वर एज कुछ है, ऐड कर रखा है उसमें जी। 20 ग्राम अच्छा। ऐड कर रखा है, उसके की कॉस्ट बढ़ गई उसमें। हाँ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज एक्स्ट्रा होगी तो तभी उसकी वजह से वो रेट ज्यादा है उसका। हाँ जी। प्रॉपर रेट क्या है सर? देखिए जो उसमें आपका जो मैग्नीशियम मिट्टी है वो 500 ग्राम है, जो आप 4850 वाले की बात करते हैं जी जी वही जी। बता रहे हैं ना आपकी 4850 जो होगी है। जी सर। मैग्नीशियम मिट्टी उसमें 200 ग्राम है, कॉपर मिट्टी 100 ग्राम है, और जी बोरेक्स 100 ग्राम है, आयरन मिट्टी 300 ग्राम है, जिंक मिट्टी 300 ग्राम है, और जी सल्फर मिट्टी 300 ग्राम है, अब्रक मिट्टी 500 ग्राम है, और सिल्वर मिट्टी उसमें 10 ग्राम है। हाँ ये सिल्वर जी। ऐड कर दिया ना जी इसमें। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है सर, वो तो बुलवाना है अभी। हाँ तो वो सोल सर। के आप वेबसाइट पे जा करके मंगा सकते हैं, अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो वो नंबर मेरा है ही, उसमें आप पूछ सकते हैं। जी जी जी। ठीक है सर। जी किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न? जी रमेश जी, आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। ये हमें किट बना लाया था। इसको 12 ये कैप्सूल 12 तेर के है वो। जो कैप्सूल कल्चर किट आपने मंगाई है, आओ 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 सर। ऐसा तो उसको आप बनाना चाह रहे हैं, आओ सर। तो उसको कैसे बनाया जाएगा वो आपको जानकारी चाहिए, सर। ऐसा? और सर सर। देखिए क्या करना आपको, 11 लीटर पानी लेकर के उसके अंदर 100 ग्राम गुड़ डालना है, जैगरी पाउडर ओके सर। भी डाल सकते हैं। तो उसको आप पूरा अच्छे से उबालिए, और उबालने के बाद में उसको जब ठंडा करके, और जो 20 लीटर वाली बिस्लेरी की बोतल आती है पानी की, सर। उसके अंदर वो आप डाल करके, और उसमें जो ये कैप्सूल किट आपके पास में आई है उसमें एक सर। 2 बोतलें होंगी, एक में जामन है जो ग्रोथ बूस्टर है, और एक आपके कैप्सूल है। उनको आप निकाल करके दोनों को उसमें डाल दें, और उसको ऊपर से रुमाल या कपड़े से ढक करके, रबड़ बैंड या रस्सी से बांध करके 10 दिन के लिए रख दें। 10 दिन में वो आपका मदर कल्चर तैयार हो गया। उसमें से 1 लीटर निकालिए, 200 लीटर पानी में डालिए, 2 केजी गुड़ डालिए, और 4 से 5 दिन तक उसको रखिए। उसके बाद में उसको पानी के साथ में मिट्टी में जाने दीजिए। ये टैबलेट सर 12 तरीके से है वो, 12 को उसको डाल लेना। हाँ जी। ओके ओके सर। दोनों बोतलों को खाली कर देना आपको उसके अंदर।
साहब जी, और एक बार बता दीजिए। हाँ जी। हेलो। और एक बार बता दीजिए थोड़ा। 11 लीटर पानी लेकर के 100 ग्राम गुड़ लेकर के उसको पूरा अच्छे से बॉयल करना है। जब वो पानी आपका 10 से 10.5 लीटर बच जाए, उसको ठंडा करके बिस्लेरी वाली बोतल में डाल लेना है, 20 लीटर वाली में। और ये जो 2 कैप्सूल जिसमें है डब्बी में, और एक जामुन जो ग्रोथ बूस्टर है, उन दोनों डिब्बियों को आप उसमें खाली करके ऊपर से कपड़ा या ढक के और रबड़ बैंड उस पे कर दीजिए या रस्सी से बांध दीजिए। 10 दिन तक वो ऐसे ही रखा रहेगा। 10 दिन में वो आपका मदर कल्चर बन के तैयार हो जाएगा, मदर जीवाणु कल्चर। उसमें से 1 लीटर निकालिए, 200 लीटर ड्रम में डालिए, 200 लीटर पानी में, और 2 kg गुड़ डालिए। और अभी जैसे सर्दी स्टार्ट है तो कम से कम 4 से 5 दिन तक उसको वहीं पे फर्मेंटेशन होने दीजिए। उसके बाद में उसको मिट्टी में पानी के साथ चलाएं, या कंपोस्ट खाद आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आप उसको डाल सकते हैं। सर ये अपना पानी का बाटिल है ना, वो 20 लीटर का कैन है ना, उसको डालने तो अच्छा रहता है। प्लास्टिक की अगर वो है तो उसमें अच्छा रहेगा। बिस्लेरी की बोतल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर आपको उसका कलर भी दिखता रहेगा, और उसकी क्वालिटी कैसी है वो भी आपको दिखती रहेगी। कई बार आप मान लो वैसे किसी भी कैन वगैरह में दूसरी में डाल देते हैं जिसमें दिखता नहीं है, तो वो आपको पता नहीं चलता कि ये खराब हो गया या ठीक है। इसका क्रीम कलर आपका आ जाएगा। अगर क्रीम कलर है, जितना क्रीम कलर होएगा उतना ही अच्छा है ये। और धीरे धीरे ये जितना लंबा समय तक रहेगा तो ये काला होता चला जाएगा। अगर काला हो गया तो समझ लो वो खराब हो गया है, और उसके ओके अंदर ओके। बदबू भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्रीम कलर अगर रहेगा उसमें खुशबू आएगी और वो अच्छी क्वालिटी का है। अगर वो बिस्लेरी वाली बोतल आप रखोगे तो उसमें उसके कलर आपको दिखते रहेंगे कि वो कितना क्रीम कलर है, कितना वो काला हो गया है। उसके हिसाब से ही आप उसको खत्म कर देंगे। दूसरी उसमें डालोगे तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। अगर थोड़ा लंबा रखा गया तो वो खराब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वो मैंने आपको बोला है कि जिसमें आपको दिखता रहे, बिस्लेरी वाली बोतल व्हाइट कलर की। ओके ओके सर। ये मोते का छोरा से रहे तो कुछ भी नहीं होता। सॉरी, समझ नहीं आया, क्या बोले आपने, क्या पूछा? बाटिल बाटिल को मोता बनने के वो छोटा से रहे तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, उसका कोई वो नहीं है। जो बॉटल का मुंह ऊपर से जो गोलाई है ना उसकी, वो इतना सफिशिएंट है ऑक्सीजन आने जाने के लिए उसके अंदर। उस पे सिर्फ आप कोई भी रुमाल या कपड़ा रख के रबड़ बैंड उसमें लगा दें या किसी रस्सी से उसको बांध दें। और उसका सबसे बड़ा फायदा एक आपको ये भी होएगा, कोई भी मच्छर मक्खी वगैरह उसमें नहीं जा पाएगी। कुछ किसान भाइयों के यहाँ पे देखा गया है कि वो बड़े चौड़े मुंह के ड्रम में रख देते हैं, या बड़े जिसका मुंह थोड़ा बड़ा होता है उसमें वो डाल के रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं मच्छर या मक्खी उसके अंदर डल जाती है। अगर कोई भी मच्छर या मक्खी उसके अंदर गया तो वो भी साथ में फर्मेंटेशन होएगा। अगर वो साथ में फर्मेंटेशन हो गया तो आपका कल्चर जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए जो बिस्लेरी वाली बोतल है वो सबसे सेफ है। उसमें मुंह भी उसका छोटा है, निकालने में भी उसको आसानी रहेगी, और ऊपर से वो ढकने में भी उसमें आपको आसानी रहेगी। ओके सर, थैंक यू सर। जी। और किसी किसान भाई का कोई क्वेश्चन? सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे पंचगव्य अगर हमने बना लिया है तो जो हमारा कल्चर से जो जीवाणु मेरे खराब हो गए तो इससे काम आपकी चल आवाज जाएगा ब्रेक हो रही है, पंचगव्य आपकी से। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, आपकी आवाज आवाज नहीं आ आ रहा रही है है सर? प्रॉपर। अच्छा, मैं पूछ रहा था सर कि जैसे पंचगव्य पास है और मदर कल्चर वाला जो जीवाणु है वो मेरा खराब हो गया है,
तो पंचगव्य से मेंटेन हो जाएगा। भैया आपकी आवाज प्रॉपर क्लियर नहीं है, प्रॉपर मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप नेटवर्क एरिया में थोड़ा आकर के। गैप लगा। जी, किसी भाई ने हैंड रेस किया है, वो पूछ सकता है क्या क्वेश्चन है। किसान भाइयों सभी आप अपने है ना नाम के साथ इसमें जुड़े, ताकि आपको नाम से बुलाया जा सके। अभी ये जिन्होंने हैंड रेस किया है इनका उसमें नाम नहीं आ रहा भाई का, तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी है। जी आपने हैंड रेस किया है तो आप बोल सकते हो। हाँ, मेरा नाम कुणाल है। जी वो कुणाल जी। हाँ, वो मिर्ची और बैंगन है ना, उसमें वो पत्ता वो कुक्कड़ हो जाती है वो। वायरस का अटैक उसमें हो रहा है, जो हाँ मुड़ जाता है पूरा। हाँ तो वो उसके लिए सबसे पहले आप सिल्वर एजी 2 ml पर लीटर स्प्रे करिए और नीचे जड़ों में उसकी ड्रेंचिंग करिए। और उसके बाद में नैनो खनिज एडवांस का उस पे आप एक स्प्रे करिए, तो वो ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है सर, थैंक यू। जी देखिए, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ही बीमारी है। जो ये वायरस आता है ये जिंक की डिफिशियंसी है। जब जिंक उसमें प्रॉपर नहीं होगा तो वो वायरस की चपेट में प्लांट आएगा। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो उसमें रस चूसक कीट आएंगे, कुतरने वाले कीट उसके अंदर आएंगे, पत्तियां भी हाँ, उसकी मुड़ जाती है। रस चूसक कीट है सर इसमें। हाँ जी। और जब इल्ली अगर आ रही है तो वो आयरन की डिफिशियंसी अगर प्लांट में है तो वो इल्ली आएगी। तो हाँ, इल्ली। न्यूट्रिशन की पूर्ति आप उसके अंदर जैसे ही करोगे तो वो हाँ हाँ प्लांट आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए सिल्वर एजी से वो पहले फंगस और वायरस को वो कंट्रोल कर लीजिए हाँ ऊपर और हाँ। नीचे से, और उसके बाद में नैनो खनिज एडवांस आप उसमें 2 ml पर लीटर स्प्रे करेंगे तो वो आपका प्लांट अच्छा हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न? किसी ने ना चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, एक सेकंड। जी प्रदीप कनवाटेनेश, आपने उसका उन्होंने पूछा कि नहीं मुझे नहीं पता। तो उन्होंने लिखा है फफूंद पाउडर पानी में गुड़ के साथ मल्टीप्लाई होता है क्या? गोबर में तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सर। हो जाएगा। ओके ओके। पाउडर को आप डाल करके और गुड़ डाल लेंगे तो, और उसको रखेंगे तो वो फर्मेंटेशन हो जाएगा उसके अंदर। और अगर गोबर में आप उसको करना चाहते हैं तो गोबर में भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कम से भी कम टेम्परेचर आपको चाहिए 38 से 40 डिग्री। 38 से 40 डिग्री पे वो ज्यादा ग्रोथ करता है, जल्दी आपका हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम है तो वो गोबर में फिर धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होएगा। ओके एंड अरुण कुमार जी ने पूछा है एक्सपायरी डेट ऑफ ऑल रसायन। जो मीठा जैव रसायन, खट्टा और कड़वा जैव रसायन, उनके बारे में पूछ रहे हैं। अरुण जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हेलो। जी जी अरुण जी। ये जो एक बुक हमको प्रोवाइड की गई थी आईआईटी जी भिलाई में एक कैंप हुआ था, जी उसमें जो भी ऊर्जा जाल सजीव जाल और सब चीज़ें बनाई हुई बताई गई हैं, जी जी। तो उनका मतलब एक्सपायरी डेट कितना रहता है? क्योंकि
कुछ कुछ में मेंशन है, कुछ में नहीं है, तो इसका हाँ कोई अलग देखिए से क्या होता है लिटरेचर, जी, इसका अलग से कोई लिटरेचर है क्या? देखिए जो जितने भी क्योंकि खट्टा मीठा और कड़वा जैव रसायन जो हैं वो जितने ज्यादा पुराने हाँ होंगे उनकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। अगर अब आपने हाँ बनाया 90 डेज का, तो उसकी हम्म आपकी 90 डेज वाले की एक्सपायरी डेट है 10 से 12 साल कम से कम। हम्म और जो आपका आपने जीवाणु 21 दिन वाला बनाया है तो 21 दिन वाले की 6 महीने आप मान के चले, अच्छा 6 मंथ। हम्म ऐसे ही जो आप छाछ द्रव्य रसायन बनाते हैं वो 21 दिन में बनेगा, वो जितना हम्म, पुराना होएगा उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। मतलब वो पंचगव्य जो आप एक्सपायर नहीं बनाते होता हैं, मतलब। हाँ जी, पंचगव्य जो आप हम्म बनाते हैं वो 6 मंथ उसकी एक्सपायरी डेट है। और ऊर्जा जल, सजीव जल वगैरह का? ऊर्जा जल को आप 12 से 24 घंटे में बना के रखेंगे तो आपका 3 से 4 दिन तक वो अच्छे रिजल्ट देगा। मैं कोई अच्छा, भी फार्मूला आप मतलब बनाओगे कल ये तो फिर इस उतारना है। आप कोई भी फार्मूला बनाते हैं जैसे फसल गुट्टी हो गया या आपका अन्य द्रव्य हम्म रसायन हो गया या आपका अ, कोई भी फर्मेंटेशन आपने किया है, फफूंद भक्षक वी प्लस एम प्लस वगैरह जो भी, तो उसको 7 डेज के अंदर अंदर आप इस्तेमाल कर लें तो उसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। अच्छा मैक्सिमम 10 दिन तक। उससे ज्यादा अगर उसको आप रखोगे तो वो खराब अच्छा होता चला जाएगा। हाँ। जी, अच्छा, किसी एक किसान भाई चीज का और कोई मेरे और? को जानना था। जी मैं आईआईटी में के कैंप को अटेंड किया था, लेकिन जी एक्चुअल मेरा रेसिडेंस है एमपी में है। तो जी। एमपी का कोई ग्रुप वगैरह है क्या जिसमें मेरे ऐड कर सकते हैं? अ, जी बिल्कुल। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। हाँ, मैं डाल देता हूँ। जी सर तन्मय जी नमस्कार। आप ये जी तन्मय जी, जो आप ये जितने भी लोग उस ग्रुप में नहीं है या ग्रुपों में किसी में भी जुड़े नहीं हुए हैं तो आप उनमें उनको जोड़ दीजिए और सभी लोग वो अपना नंबर डाल दें ठीक चैट बॉक्स में। है, ओके। जी, कोई किसान भाई बोल रहा था कि आप पूछना चाह रहे हैं, वो पूछ सकते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, जितेंद्र कुमार जी। जी सर मैं ये पूछ रहा था वो अपना जो कदम का फल होता है ना, उसका जैव जी रसायन बना सकते हैं क्या? आप उसकी फोटो एक बार मेरे को भेजिएगा, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मैंने ग्रुप में डाली थी फ्राइडे को, तो अपने उस दिन कौन कैंप, कौन से वाले ग्रुप में डाली थी? ये सेंधवा, जो एमपी का सेंधवा प्रशिक्षण केंद्र गायत्री धाम वाला ग्रुप है ना, उसमें डाली है सर। तो कदम का जो पेड़ होता है ना, उसमें पीले पीले फल लगते हैं थोड़े स्टार टाइप में, और अच्छे पके हुए फल है अभी हमारे पास। उनका थोड़ा कुछ वो बना सकते टेस्ट क्या है उसका? उसका थोड़ा सा खट्टा फल है, पकने के बाद भी खट्टापन है। हाँ, तो उसका खट्टा वो जैव रसायन बन सकता है। अच्छा ठीक, मैं फोटो और नहीं तो अभी डालता हूँ पेड़। कोई भी खट्टा फल है उसका खट्टा आप बना सकते हैं, मीठा अगर है तो उसका मीठा बना सकते हैं, कड़वा अगर है तो उसका कड़वा बना सकते हैं। ये जमीन में चलाने में चलेगा ना? नहीं, ऐसे खट्टा जैव रसायन जमीन में नहीं चलेगा। नहीं वो चलेगा। डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, कुछ ही जमीनों में खट्टा चलता है, हर एक मिट्टी में खट्टा नहीं चलता। सिर्फ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक मीठा ठीक, चलता है। समझ गया समझ। जी जी। जी, किसी किसान भाई का कोई और पर्सन? साहब जी। जी बोलिए। हेलो। कड़वा जैव रसायन कैसे बनाए, वो जो क्या क्या में होता है कड़वा जैव रसायन? देखिए, कोई भी जैव रसायन आप बनाओ, खट्टा मीठा या कड़वा, अनुपात सबका सेम रहेगा।
नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछता हूँ, मैं मतलब पूछता हूँ कड़वा रसन कौन से चीज से बनता है? जो भी कड़वा फल आपको मिले जिसको गाय नहीं खाती हो, अगर फल नहीं आपके पास में कोई है तो पत्तियां भी ले सकते हैं आप। जैसे अकौवा की पत्ती, आकड़ा जिसको बोलते हैं, अकौवा आखी भी बोलते हैं, उसके पत्तियों का आप बना सकते हैं। वो सबसे अच्छा काम करता है। आप इंद्रायण जिसको बोलते हैं, कोड़तुम्बा, उसका भी आप बना सकते हैं, वो भी जबरदस्त काम करता है। एलोवेरा, उसको आप बना सकते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। नीम की निबोलियां, या इससे अलग कोई भी खड़वा फल जो गाय नहीं खाती उनका आप बना सकते हैं। पत्तियों का भी बना सकते हैं और फल का भी बना सकते हैं। फल का ज्यादा अच्छा रहता है। अगर फल आपके पास में अवेलेबल नहीं है, कोई भी पत्ती आपके पास में अवेलेबल है, तो उसको आप पूर्णमासी के आसपास लीजिए। पूर्णमासी के आसपास की पत्तियां जो होगी उनका अच्छा बनेगा। कड़वा रसन क्या काम में क्या आता है, वो काम क्या करता है? ये आपकी जितनी भी माहू, मच्छर, तेला, इल्ली बीमारियां वगैरह कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2 ml/लीटर, 90 डेज में ये बनेगा। अनुपात रहेगा 1:3:10। 1 kg गुड़, 3 kg फल या पत्तियां, 10 लीटर पानी। उसको एयर टाइट करके 90 डेज के लिए आप रख दोगे। 90 डेज में आपका ये कड़वा जैव रसायन तैयार हो गया, अगर आपने कड़वा लिया है। उसकी जगह पे अगर खट्टा फल या खट्टा वो लोगे तो वो खट्टा उससे तैयार होगा। इसी तरीके से मीठा अगर कोई आप लोगे तो उससे मीठा होएगा। जैसे अमरूद, केला या चीकू, कोई भी मीठा फल का बनाओगे तो वो मीठा बनेगा। अनुपात सबका सेम रहेगा, 1:3:10। क्वांटिटी कम ज्यादा करोगे तो उस हिसाब से ये बढ़ता घटता चला जाएगा। जैसे 200 लीटर के ड्रम में 150 लीटर आपका पानी आएगा, 50 kg कोई भी फल आएगा जिसका आप बना रहे हैं, और 16 kg गुड़। उसको एयर टाइट करके 90 डेज के लिए आप रख दोगे। 90 डेज में ये तैयार हो जाएगा। एक्सपायरी डेट इसकी है 10 से 12 साल। जितना पुराना होगा उतने ये अच्छा होता चला जाएगा। ध्यान स्टार्टिंग में इसमें आपको क्या रखना है कि स्टार्टिंग के दिनों में इसके अंदर गैस बनती है, तो उस गैस को आप रिलीज करा दें ताकि ड्रम वगैरह ना फटे। और 2 से 4 दिन तक वो ज्यादा बनेगी, उसके बाद में वो धीरे धीरे कम हो जाएगी बननी। ढक्कन को इतना ही लूज करेगी बस, वो गैस निकल जाए और तुरंत में टाइट कर देना है उसको। नाइन्टी डेज में ही आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको छान करके और किसी भी कैन वगैरह में भर के रख सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, जब भी आपको जरूरत पड़े। कड़वा जैव रसायन हर अमावस्या में या अमावस्या से 1-2 दिन आगे पीछे 2 ml/लीटर आप कड़वा जैव रसायन पानी में मिला करके स्प्रे करें, तो वो बीमारियां वगैरह आपकी कंट्रोल रहेगी। क्योंकि जितने भी फंगस, वायरस या कीट अपने अंडे लार्वा जो भी छोड़ता है, वो अमावस्या में छोड़ता है, अंधेरे में पत्तियों पे। अगर आप उस टाइम पे उसको छिड़क देंगे तो पत्तियां कड़वी हो जाएंगी, प्लांट कड़वा हो जाएगा, तो अंडे लार्वा उसके वहां पे पनपेंगे नहीं, तो बीमारियां कंट्रोल रहेंगी। खट्टा जैव रसायन फ्लावरिंग के समय पे, फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए, फ्रूटिंग बढ़ाने के लिए, जितने ज्यादा फ्लावर होंगे उतने ही ज्यादा फ्रूट बनेंगे। तो फ्लावरिंग के समय पे 2 ml/लीटर खट्टा जैव रसायन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का सबसे अच्छा है। ये आपके प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा और फ्लावर की संख्या को बढ़ा देगा। लेकिन ये 2 ml से ज्यादा मत करिएगा। अगर वो ज्यादा आपने किया तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा, उससे प्लांट मर भी सकता है। तो 2 ml जो डोज है वो सफिशेंट है। इसी प्रकार से जो मीठा जैव रसायन है उसको पीएच कंट्रोल करने के लिए मिट्टी में डाला जाता है। अगर किसी किसान भाई का पीएच 8 है या फिर 9 है या 8.5 है, तो वो 500 से 600 लीटर अगर 1 एकड़ में डालते हैं इसको पानी के साथ में, तो 1 से 1.5% पीएच उसका कम हो जाएगा। और जिस किसान भाई का पीएच ऑलरेडी कम है तो उसको वो यूज ना करें, अदरवाइज वो पीएच को और घटा देगा, प्लांट नीचे से भोजन उठाना बंद कर देगा। तो ये सब चीजें जो भी फार्मूले हैं या कोई भी प्रोडक्ट है, आप किसी भी जानकारी जिसके पास में है या विशेषज्ञ से आप पूछ करके ही इस्तेमाल करें।
क्योंकि सबकी खेत की मिट्टी की स्थिति और परिस्थिति अलग अलग है, और उसके हिसाब से ही अलग अलग वो उनकी प्रैक्टिस रहेगी, डोजे भी उसी के हिसाब से रहेंगी। तो उस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो इससे संबंधित वो पूछ सकता है। राकेश जी, 7 बज चुका है, तो आज के लिए हम खत्म कर देते हैं। अगर किसी का इम्पोर्टेंट अभी इमरजेंसी सवाल नहीं है तो हम खत्म कर देते हैं, फिर हम कल 6 बजे फिर से जुड़ेंगे। जी ओके जी, सभी किसान भाइयों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। अगर कल का कोई आज का कोई भी प्रश्न आपका रह गया है तो आप कल वो सेशन पे पूछ सकते हो। थैंक यू राकेश जी। जी नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।